दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट रूल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ऑलरेडी हमने इस चैप्टर का पहला पार्ट कवर कर लिया गया था। आज हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारे नोटेबल स्कॉलर्स से हम स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अब नोटेबल स्कॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो स्कॉलर हैं जिनका नाम रेन डेस्कार्ट है उनके बारे में हम बात करेंगे। रेन डेस्कार्ट कुछ ऐसे स्कॉलर्स में थे जिन्होंने सबसे पहले इंसिस्ट किया कि जब कभी भी हम कोई भी हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं और हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर डिपेंड कर रहे हैं या फिर उसको रेफर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज ये वेरीफाई कर लेनी है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो सही है कि गलत है, उसमें जो भी चीजें लिखी है वो क्या ऑथेंटिक है कि ऑथेंटिक नहीं है। ये चीज सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें वेरीफाई कर लेना चाहिए। फिर साथ ही साथ उनकी एक जो बुक थी, बुक का नाम क्या था, डिस्कोर्स ऑन दी मेथड। अब डिस्कोर्स ऑन दी मेथड जो इनकी एक किताब थी, इस किताब में इन्होंने क्या बोला नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रूथ टिल दी ऑल द डाउट्स ऑफ द ग्राउंड टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ द डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। मतलब कहने का मतलब क्या था, तात्पर्य क्या था इनका कहने का मतलब ये था कि जब तक हमारे मन में जितनी भी शंका है, आशंका है, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर, तब तक हमें उस पर विश्वास करना नहीं चाहिए। डाउट्स हजार आए तो उसका हजार डाउट्स का हजार सोल्यूशन भी मिलना चाहिए, क्लैरिफिकेशन मिलना चाहिए। अगर वो हजार क्लैरिफिकेशन मिल जाते तभी किसी भी चीज पे भरोसा करना, वरना भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वोल्टेयर भाई साहब। वोल्टेयर भाई साहब का ओरिजिनल नाम क्या था, फ्रैंकोइस मारी ऑरेट। अब बोले सर इतना बड़ा नाम है, कुछ नहीं बड़ा नाम नहीं, देखो क्या है बोलो। ये वोल्टेयर भाई कौन थे, फ्रेंच थे। फ्रेंच कहाँ पे रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, फ्रांस। फ्रांस में कौन सी बिस्किट खाते हैं, मारी बिस्किट खाते हैं। मारी बिस्किट खाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी कौन सा था, आरओ का पानी था। कौन सा, आरओ का। आरओ कौन सी कंपनी का, एट कंपनी का। कौन सी कंपनी का, एट। तो वही वोल्टेयर भाई कहाँ गए, फ्रांकोइस गए। फ्रांकोइस से मैं क्या खाया, मारी खाया। कौन से पानी से, आरओ8 के पानी से। किसके, आरओ8 के पानी से। समझ में आया। तो इस तरीके से याद रखना है कि वोल्टेयर का ओरिजिनल नेम क्या था, फ्रांकोइस मारी आरओ8। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या बोला गया, अब ये क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि भैया देखो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो, उसको लॉजिकल वे में लगा रहे हो, वो ठीक है, अच्छी बात है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा। लेकिन सिर्फ उतना ही हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री में आपको साथ साथ क्या करना चाहिए, सोशल ट्रेडिशन के बारे में पढ़ना चाहिए, ट्रेड के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में भी हमें क्या हिस्टोग्राफी में इंक्लूड करना चाहिए। अब जब हमने ये चीज समझी तो कहीं ना कहीं ये लोगों तक पहुंचा कि एक नई थिंग मिली कि अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग हिस्ट्री। कि हिस्ट्री जब हम लिखते हैं सिर्फ सीक्वेंस को सिर्फ हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा देना या फिर सीक्वेंस में लगा देना किसी भी तरह का सोल्यूशन बनता नहीं है। किसी भी तरह का सोल्यूशन बनता है क्या, नहीं, सोल्यूशन नहीं बनता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ह्यूमन के जितने एस्पेक्ट्स है, मतलब उनकी सोशल लाइफ होगी, उनकी पर्सनल लाइफ नहीं, ठीक है, सोशल लाइफ हो गया, उनका ट्रेडिशन हो गया, उनका कल्चर हो गया, उनकी करियर लाइफ हो गया, इन सभी चीजों के बारे में हमें क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। कि भैया अगर ट्रेड हो रहा था तो कैसे हो रहा था, क्या बेचा जा रहा था, कितने में बेचा जा रहा था, क्या स्थिति थी, क्या थी, इन सारी चीजों के बारे में हमें क्या लिखना चाहिए। फिर आते हैं हमारे कौन, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। ठीक है, क्या नाम है, हेगल भाई साहब, नमस्ते। हेगल भाई साहब क्या बोलते हैं, हेगल भाई साहब एक जर्मन फिलोसोफर थे। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जब कभी भी हिस्ट्री प्रेजेंट की जा रही है तो वो लॉजिकल मैनर में होनी चाहिए। मतलब जो भी हिस्ट्री के इवेंट्स हो रहे हैं वो क्या होने चाहिए, वो सीक्वेंस वाइज होने चाहिए। ये होता है ना, देखो सीधी सीधी बात है, हमारे सामने एक बंदा है, ठीक है, अब एक सीक्वेंस है, पहले बंदे को मारा, ठीक है, पहले हॉस्पिटल लेके गया, फिर मारा, फिर पीटा, फिर झगड़ा हुआ। कुछ नहीं, पहले क्या होगा, पहले झगड़ा होगा, फिर मारपीट होगी, फिर जाके हॉस्पिटल। तो ये देखो, ये लॉजिकल हुआ ना कि पहले हॉस्पिटल लेके गया, फिर वहां पे झगड़ा किया, फिर पीटा। लॉजिक आया क्या, नहीं, कोई भी लॉजिक नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि जब कभी भी हिस्ट्री क्या की जा रही है, प्रेजेंट की जा रही है, इट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ वेरी लॉजिकल मैनर, इन अ वेरी लॉजिकल मैनर। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, अब क्या बोल रहे हैं, इनका थॉट क्या था, ये सोचते क्या थे, ये सोचते ये थे कि हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज। मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं, देखो जब देखो यूनिवर्सल लॉ, फिजिक्स की अगर लॉ की बात करूं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये कभी चेंज होने वाला नहीं। अगर मैं किसी इंसान को जोर से थप्पड़ लगा रहा हूं, क्या जोर से थप्पड़ लगा रहा हूं, वो इंसान क्या होगा, वो इंसान दो चीज कर सकता है। क्या कर सकता है, या तो मारेगा, बरोबर, या तो रोएगा। रिएक्शन लेकिन आएगा, रिएक्शन हो सकता है कि उठ के देना चालू करे सीधा हेडशॉट, या फिर मम्मी के पास जाके रो के बैठे, रिएक्शन आने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लेकिन हिस्ट्री का क्या जो लॉ है, हिस्ट्री के कोई लॉ होता है, नहीं, हिस्ट्री का कोई भी लॉ नहीं होता है। हिस्ट्री आज हमें कुछ एविडेंस मिले तो हम ये पढ़ रहे, कल को पता चला हमें कोई और एविडेंस मिले, शायद हिस्ट्री चेंज हो जाए, हिस्ट्री बदल जाए, जो कहानी यहाँ थी वो बदल जाए, चीजें बदल जाए। समझ में आ गया। तो टाइम टू टाइम चीजें बदलती रहती है। फिर उसके बाद ही कन्विंस दैट हिस्टोरिकल मेथड्स वर नॉट ऑफ लेसर क्वालिटी। अब हेगल भाई साहब के जो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड थे वो देखने के बाद मोस्ट ऑफ दिस जो स्कॉलर्स थे वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे भैया साइंटिफिक रिसर्च मेथड से ये कंपैरिजन में हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड किसी भी तरीके से कम नहीं है,
किसी भी तरीके से कम नहीं है। समझ में आ गया। अब इनकी दो बुक थी, एक बुक का नाम क्या था, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, और दूसरी बुक का नाम क्या था, रीजन इन हिस्ट्री। क्या वजह क्या है इतिहास में वो। फिर आप डायलेक्टिक्स में आते हैं। ये कौन दिया था, ये हमारे हेगल भाई साहब ही दिए थे, हमारे हेगल भाई साहब। कौन दिया था, हमारे हेगल भाई साहब ही दिए थे। ठीक है, हेगल भाई साहब क्या बोलते हैं, हेगल भाई साहब ये बोलते हैं कि जब कभी भी कोई भी एनालिसिस का जो मेथड होता है वो डायरेक्ट अपोजिट पे होता है, तो उसको हम लोग डायरेक्टिक्स बोलते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक नन्ना मुन्ना बच्चा है, नन्हे मुन्ने बच्चे को मेरे को सिखाना कि बेटा बेटा किसी की आइसक्रीम चुरा के खाना गलत बात होती है। क्या होती है, किसी की आइसक्रीम चुरा के खाना गलत बात होती है। तो अगर मैं उसको बोलूंगा कि बेटा किसी की आइसक्रीम चुरा के खाना गलत बात होती है, तो वो समझेगा उतना अच्छा, समझ जाएगा कि हाँ किसी की आइसक्रीम चुरा के खाना गलत बात है, लेकिन अच्छी बात क्या होती है वो भी तो बताना पड़ेगा। तो आप बोलोगे बेटा अपनी मेहनत से या फिर अपने मम्मी पापा से पैसे मांग कर आइसक्रीम खाना अच्छी बात होती है, तो उसको और अच्छे समझेगा कि भाई गलत किसको कहते हैं और सही किसको कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाते पढ़ाते लिख रहा हूं ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMAR। ठीक है, मैं बोल रहा हूं GRAMMAR लिख रहा हूं या फिर ER लिख दे रहा हूं, तो आप बोलोगे कि सर ये ग्रामर की स्पेलिंग राइट है क्या। मैं बोले नहीं बेटा ये ग्रामर की स्पेलिंग रॉन्ग होती है। मैं इतना बता दूंगा तो वो क्या खुश हो जाएगा, नहीं, उसको समझेगा अच्छे से नहीं। फिर वो अगली बार लिखेगा GRAVVER ग्रामर, फिर गलत हो गया। तो अगर मुझे सही से समझाना है कि गलत क्या होता है सही, तो मैं समझाऊंगा GRAMMER ग्रामर गलत होता है, सही क्या होता है GRAMMAR क्या होता है, सही होता है। तो उस तरीके से इसको समझेगा। जैसे मेरा नाम ले लो, ओमकार है मेरा नाम, क्या है ओमकार। मैं एक भाई साहब आए, हमारे एडिटर भैया आए, लिखे OMCAR लिख दिए, तो मेरे को उनको बताया, मैंने बोला अरे यार ओमकार मतलब CAR नहीं आएगा, तो ठीक है, वो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, OM फिर जो हिंदी वाला क होता है ना वो क वाला बना दिया, फिर अ का मात्रा लिख दिया और फिर इंग्लिश में आ लिख दिया। मुझे बोलते हैं अब सही है सर, मेरे बोला अरे यार नहीं सही है। ठीक है, अब गलती उसमें मेरी भी है ना, क्योंकि ठहरे तो इंसान ही, उनको मैंने बता दिया गलत क्या होता है, सही क्या है वो भी बताना पड़ेगा ना। तब उनको मैंने बताया OMKAR। ठीक है, तब उनको जो है अपने मेरे नाम का सही स्पेलिंग आया। अब मेरे को फिर वो रोने धोने लगे, सर क्या ही ओम ही रखे होते, क्या ही मांझा ही नहीं रहता ना, ओम ही रखे तो ओमकार रखना नहीं। ये इसके पीछे भी कहानी है, म्यूनसिपैलिटी वालों ने रखा था मेरा नाम, मजाक करो छोड़े। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्या लिखा हुआ है, फिर थियरी। अब जो थियरी, अब देखो कोई भी जब मैं कंसेप्ट ला रहा हूं तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में एक थियरी प्रपोज करूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, थीसिस बोलूंगा। अब थीसिस जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक इंसान जो है, एक इंसान को अपना रिलीजन फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एक इंसान को सिर्फ अपना अपना रिलीजन फॉलो करना चाहिए और दूसरों के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। एजम्पशन ले लेते हैं। फिर ये होता है हमारा थीसिस, ये थियरी। फिर कॉन्ट्रारी टू द, मतलब इसके अगेंस्ट में एक थियरी आएगी कि एक इंसान को अपना रिलीजन फॉलो करना, एक इंसान को अलाउ करना चाहिए कि वो अपना रिलीजन फॉलो करे। ठीक है, और दूसरे की रिलीजन को भी क्या करे, रिस्पेक्ट करे। पहले वाले में क्या था, सिर्फ अपना रिलीजन फॉलो करे, दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट ना करे। दूसरे फिर एक पॉइंट उठ के आया किसके, उसके अपोजिट में, कि अपना रिलीजन फॉलो करे लेकिन दूसरे की रिलीजन को भी क्या, रिस्पेक्ट करे। अब एक जो पहला किया वो थीसिस था, फिर उसके अपोजिट में जो थियरी प्रपोज किया उसको हम लोग एंटीथेसिस बोलेंगे। फिर वहां पे एक सिंथेसिस आएगा, एक नया थियरी प्रपोज होगा दोनों का जिस्ट लेकर, क्या कि एक इंसान को एक फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अपना रिलीजन खुद से चूज कर सके और बाकी सब रिलीजन की क्या, रिस्पेक्ट करे। दोनों की जिस्ट निकाल के एक नया थ्योरी बना, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंथेसिस बोलेंगे। क्लियर हो गया, डन। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो बाकी बचा लियोपोल्ड वॉर्नर, कार्ल मार्क्स, ये सब हमारे नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। होप सो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर हाजिर होता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।